बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं फिर से आपके लिए एक नई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। कहानी शुरू करने से पहले नए आने वाले फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल मरियम कहानी हब को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारी तमाम अपडेट्स आप तक पहुँचती रहे। हैदराबाद की रहने वाली नादिया राजपूत एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थी और अचानक हुई इनकी मौत ने सबको हिलाकर रख दिया। जब पुलिस इनकी मौत की तहकीक करने के लिए आई और नादिया की रूम की छानबीन की तो नादिया की मां ने नादिया की लिखी हुई डायरी चुपके से छुपा ली जिसमें नादिया के कुछ खुफिया राज थे। पुलिस के जाने के बाद जब इनके परिवार वालों ने उस डायरी को पढ़ना शुरू किया तो उनके होश उड़ गए। ऐसी अनोखी बात जिस पर किसी शख्स को यकीन तक न आएगा, पर वो हर बात सच थी। रात के 1 बज रहे थे। अचानक फ़ोन की घंटी बजी और मेरी नींद खुल गई। मुझे लगा इतनी रात गई, आखिर कौन हो सकता है। जब मैंने इधर से कॉल किया तो उधर से किसी औरत की आवाज़ आई। आगे से एक औरत बोल रही थी, क्या आप मेरी मुश्किल को हल कर सकती हैं? मैंने पूछा कि आखिर आप कौन बोल रही हो और उसने जवाब दिया कि मैं कश्मीर से बोल रही हूँ। अगर आप यहाँ तक आ सकती हैं तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। एक पल के लिए तो मैं चौंक ही गई। मुझे लगा कि इतनी दूर से कौन हो सकता है। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, चली जाऊंगी। मैंने उस औरत से उनके घर की पूरी जानकारी ली और अगले 2 दिनों के अंदर उस औरत के कहे मुताबिक उसके घर तक पहुंच गई। जहां उस औरत का घर था वहां तक कोई गाड़ी वाला जाने को तैयार नहीं था। गाड़ी से चलने के बाद भी मुझे तकरीबन 3 किलोमीटर का रास्ता पैदल ही तय करना पड़ा। उसका घर जंगल के एकदम बीच में था। जब मैं उसके दरवाजे पर पहुंची तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो कुछ पल के बाद एक औरत ने आकर दरवाजे को खोला। मैंने पूछा, क्या आप ही वही हैं जिसने मुझे कॉल किया था? तो उसने कहा, हाँ मैं वही हूँ, मैंने ही आपको बुलाया है। आइए आप अंदर आकर आराम से बैठिए, घबराने की कोई बात नहीं है। आप इतनी दूर से यहाँ तक आए हैं, थक चुकी होंगी और आपके लिए मैं पानी लेकर आती हूँ। और ये कहकर वो रसोई में चली गई। थोड़ी देर में उसने मेरी ओर पानी की एक गिलास बढ़ाई और सामने आकर मेरे बैठ गई। मैंने देखा कि जब वो औरत रसोई घर से आ रही थी तो उसके पैर भीगे हुए थे, लेकिन उसके पैरों के निशान उसी फर्श पर नहीं पड़ रहे थे। ये फर्श बिल्कुल सूखा हुआ था, उस पर पानी की एक भी बूंद नहीं थी। मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। मैंने फौरन ही उस औरत से पूछा कि आखिर आपने मुझे यहाँ किस काम से बुलाया था और आप शहर से इतनी दूर यहाँ पर क्यों घर बना रखा है? क्या आप अकेली रहती हैं यहाँ पर या आपके साथ कोई और भी रहता है? तो उसने जवाब दिया कि मेरे साथ मेरी एक बेटी रहती है। मैंने कहा, ठीक है, आप अपनी मुश्किल मुझे बताइए, आखिर किस वजह से आपने मुझे यहाँ बुलाया? उस औरत ने कहा कि मेरी बच्ची अभी अपने कमरे में सोई हुई है और जब वो सोकर उठती है तो उसे बाहर से बहुत सारे बच्चों की पुकारने की आवाज़ आती है और मेरी बच्ची जंगलों की तरफ चली जाती है। मैं देखती हूँ कि वो एक पेड़ से पूरी तरह चिपक कर कान को लगाए रहती है, मानो जैसे पेड़ से कुछ आवाज़ें आ रही हो जिसे ये सुनना चाहती है। जब मैं उससे पूछती हूँ तो वो कुछ नहीं कहती, सिर्फ इतना बताती कि माँ मुझे पेड़ों के अंदर से एक लड़की पुकारती है जो काफ़ी मुश्किल में है। उसे किसी ने अंदर कैद कर रखा है। वो रोती रहती है और मदद के लिए हमें आवाज़ लगाती है। मैंने उस औरत से कहा कि मैं खुद तुम्हारी बेटी से मिलना चाहती हूँ, मुझे उसके कमरे तक ले चलो। उस औरत ने कहा कि वो देखिए सामने है उसका कमरा, आप चलिए मैं आती हूँ। सीढ़ियों से चढ़कर मैं उस बच्ची के कमरे तक पहुँच गई। मैंने देखा कि कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है और सामने बेड पर एक बच्ची सोई हुई है
जैसे ही मैंने उसकी ओर अपने कदम बढ़ाए, वो बच्ची अचानक से उठकर खिड़की से छलांग लगा दी और छत से नीचे कूद गई। मैं फौरन खिड़की के पास नीचे झांककर देखने लगी तो मेरी आंख फटी की फटी रह गई। वो बच्ची मर चुकी थी और उसका जिस्म कटकर 2 हिस्सों में बट गया था। बच्ची की हालत देख मेरे होश उड़ गए। आज तक मैंने ऐसा मंजर कभी नहीं देखा था। घबराहट के मारे मेरे हलक से आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैं उसकी माँ को बहुत मुश्किल से आवाज़ लगाई जा रही थी, लेकिन वो घर में नहीं थी। मैंने पूरा घर छान मारा, लेकिन उसकी माँ मुझे कहीं नहीं दिखाई दी। आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बाहर देखते ही देखते तेज़ सी आंधी चलने लगी। फौरन ही घर से बाहर निकली तो देखा कि सामने पेड़ों पर ढेर सारे पंजों के निशान बने हुए थे, जिससे खून टपक रहा था और उस जंगल में अजीब अजीब आवाज़ें गूंजने लगी। आज तक मुझे कभी नहीं डर लगा था, लेकिन आज मैं पूरी तरह पसीने में भीगी हुई थी। मैं फौरन ही उस घर को छोड़कर वहाँ से भागने लगी। भागते वक्त मुझे ऐसे लग रहा था कि मानो मेरे जिस्म के अंदर कोई दाखिल हो गया हो, जो मेरे साथ तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। मुझे उल्टियाँ आने लगी, मेरी तबीयत तेज़ी से बिगड़ने लगी और मुझे पता नहीं चल रहा था कि आखिर मेरे अंदर क्या हो रहा है। मेरे अंदर कोई और सांस ले रहा था। मैं घर तो पहुंच गई, लेकिन घर पहुंचकर मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई। कोई दवा मुझ पर असर नहीं कर रही थी और दिन ब दिन मेरे जिस्म में कमज़ोरी महसूस होने लगी। ऐसे लगता जैसे कोई मुझे अंदर से कमज़ोर कर रहा हो। उस डायरी में सिर्फ इतना ही लिखा हुआ था और नीचे तारीख लिखी हुई थी, जो 3 माह पुरानी थी। 3 माह के बाद अचानक नादिया राजपूत की मौत हो गई। आखिर ऐसी क्या बात थी कि उन्होंने इस वाक़ये को अपने घर वालों से खुद नहीं कहा। गर्मियों का वक्त था। 8 दोस्तों का एक ग्रुप, जिसमें 4 लड़के और 4 लड़कियां थीं, जो साथ में एक ही स्कूल में पढ़ते थे। एक रात वो सब एक अपने दोस्त की पार्टी पर गए। रात के तकरीबन 2 बज चुके थे। धीरे धीरे हंसी मजाक की बातें कब खौफनाक बातों में बदल गई पता ही नहीं चला। उनमें से कोई भी इन सब बातों पर भरोसा नहीं करता था, तो बस अपनी हिम्मत को आजमाने के लिए उन्होंने रात के अंधेरे में उस शहर की सबसे खौफनाक जगह में जाने का फ़ैसला किया। काफ़ी वक्त से उस शहर का एक पुराना स्कूल बंद पड़ा हुआ था, जो कि पूरा खंडर हो चुका था। उन्होंने काफ़ी कहानियाँ सुन रखी थी उस स्कूल के बारे में। उन दोस्तों में से किसी को भी इन सब बातों पर भरोसा नहीं था, पर वो चाहते थे कि उन्हें कुछ ऐसा दिखे जिससे उनको डर लगने लगे, और इससे अच्छी जगह और कोई भी नहीं हो सकती थी। उन दोस्तों में से एक दोस्त के पास कार भी थी। सभी दोस्त कार में बैठे और सीधे उस स्कूल की तरफ पहुँचे। स्कूल के बाहर कार पार्क कर दी। उन्होंने प्लान बनाया कि वो 4 ग्रुप बनाएंगे और हर एक ग्रुप में एक लड़का और एक लड़की होंगे, और फिर पूरे स्कूल का एक चक्कर लगाकर वापस यहीं कार के पास आ जाएंगे, जिसमें 10 मिनट एक ग्रुप को दिया जाएगा और फिर वो सब वापस आकर बताएंगे कि उन्होंने वहाँ क्या देखा, और फिर दूसरा ग्रुप स्कूल के चक्कर लगाने जाएगा। अब पहला ग्रुप निकला, जिसमें एक लड़का और एक लड़की स्कूल के अंदर चले गए और बाकी 6 दोस्त उन्हें वहीं कार के पास इंतज़ार कर रहे थे। बहुत वक्त हो गया और 6 दोस्त काफ़ी परेशान हो गए, क्योंकि पहला ग्रुप को गए हुए 20 मिनट से ज़्यादा हो चुका था और वो अब तक वापस नहीं आए थे। अगला ग्रुप इंतज़ार करता करता थक चुका था, तो उन्होंने फ़ैसला किया कि वो अपना चक्कर लगाना शुरू करेंगे और साथ ही साथ पहले ग्रुप को भी ढूंढेंगे। अब दूसरे ग्रुप को गए हुए काफ़ी देर हो गई थी और बाकी लोग बस इंतज़ार कर ही रहे थे, लेकिन दूसरा ग्रुप वापस नहीं आया। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वो सब यही सोच रहे थे
कि उनके दोस्त कहीं उनके साथ मजाक तो नहीं कर रहे। अब तकरीबन 1 घंटा बीत चुका था पहले ग्रुप को गए हुए। फिर तीसरे ग्रुप के लड़का और लड़की को थोड़ा सा डर महसूस हुआ। फिर उन्होंने हिम्मत जुटाई और डरते डरते अपने चारों दोस्तों को ढूंढने के लिए निकल गए, पर वो भी वापस नहीं आए। अब जो एक लड़का और एक लड़की कार के पास खड़े थे वो काफ़ी डर गए। दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। कुछ वक्त बीत गया और लड़के ने लड़की से कहा, मैं उन्हें ढूंढ कर आता हूँ और अगर मैं 30 मिनट के अंदर नहीं आया तो तुम सीधा पुलिस के पास चले जाना। इतना कहकर वो लड़का उसके बाकी दोस्तों को ढूंढने के लिए निकल गया। वो लड़की वहीं अकेले अंधेरे में खड़ी रही, चुपचाप सबका इंतज़ार कर रही थी। उसने करीब 1 घंटे तक वहीं सबका इंतज़ार किया, पर कोई वापस नहीं आया। वो कार में बैठी, गाड़ी चालू की और सीधा पुलिस स्टेशन चली गई। 4 पुलिस वाले उस लड़की के साथ सीधा स्कूल पहुंच गए। बस सुबह होने ही वाली थी। जैसे ही सूरज निकला, पुलिस ने 7 दोस्तों की तलाश शुरू कर दी। उन्होंने स्कूल का पूरा चक्कर लगाया, पर उन्हें उन 7 का कोई नामो निशान नहीं मिला। उन्होंने देखा कि स्कूल के जिम का डोर थोड़ा सा खुला हुआ है। पुलिस अंदर गई, पर वो रूम पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ था। उस रूम में एक अलग ही खामोशी सी थी। पुलिस ने जिम के बाथरूम का डोर खोला और आखिरकार उन्हें वहाँ 7 दोस्त मिल गए और सारे लोग गले से सीलिंग से लटके हुए थे। पुलिस ने उस लड़की से सवाल किया और उनसे बार बार यही कहा कि जो कुछ भी बात है सच सच बताओ। उस लड़की ने कहा, बात यही सच है, मैं और मेरे बाकी 7 दोस्त हम 8 अपनी हिम्मत आजमाने के लिए उस खंडर में गए थे। ऐसे कोई रीज़न नहीं था कि खुदकुशी करें। कुछ हफ्ते उस केस पर बीतने के बाद पुलिस ने वो केस यहीं बंद कर दिया कि उन्हें कोई सबूत नहीं मिला कि उन 7 दोस्तों का किसी ने मर्डर किया है, और पुलिस ने ये मान लिया कि उन 7 ने किसी एक वजह से खुदकुशी की है। इस वाक़ये के बाद से उस शहर में अब तक किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि उस पुराने खंडर वाले स्कूल में रात को जाएं। हमारी दुनिया के अलावा एक दुनिया और भी है जिससे हम बिल्कुल अनजान हैं। ये दुनिया आत्माओं की है। हम चाहे कुछ भी जानें या ना जानें उनके बारे में, भरोसा करें या ना करें, भले ही उनको देखें या ना देखें, लेकिन हमारे आसपास कई बार ऐसे वाक़यात हो जाते हैं जिससे हम उन पर यकीन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि वो हमारे आसपास ही हैं। मेरा नाम वसीम है और मैं IMT में एक कंपनी में जॉब करता हूँ। कभी कभार घर पहुँचने में लेट भी हो जाता हूँ। मेरी शिफ्ट होती है कभी सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक, तो कभी शाम 5 बजे से रात के 10 बजे तक। मेरे दिन और रात का रोज़ाना मामूल ऐसे ही चलता रहता है और मैं अक्सर घर पर जल्दी पहुंचने के लिए कच्चे रास्ते से निकल जाता था। वो रास्ता रात के वक्त बिल्कुल सुनसान होता है। दोनों तरफ खेत ही खेत नज़र आते हैं। दूर दूर तक कोई इक्का दुक्का घर नज़र आएंगे, वो भी बांस के बने हुए। उस दिन भी मेरी शिफ्ट शाम की थी। मुझे मेरे दोस्त का इंतज़ार था। उसके आने के बाद ही मुझे घर के लिए निकलना था, लेकिन वो है कि आने का नाम ही नहीं ले रहा था। घर से बीवी की कॉल पे कॉल आए जा रही थी। मैंने कॉल उठाया। हेलो, कहाँ रह गए? आज इतनी लेट घर आएंगे या नहीं आएंगे? इतने गुस्से से मेरी बीवी ने कहा। फिर मैंने कहा, हाँ बस मेरा दोस्त आने ही वाला है, उसके आते ही मैं निकल रहा हूँ। ये कहकर मैंने फ़ोन काट दिया। तभी बाइक का हॉर्न सुनाई दिया। मेरा दोस्त आ गया था। मैंने उससे पूछा, यार इतनी देर कहाँ लगा दी? मैं कब से तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ। उसने कहा, यार रास्ते के पास ट्रैफिक जैम लगा हुआ था, 1 घंटे से वहीं फंसा हुआ था। मैंने कहा, यार पहले से ही लेट हूँ और तू उस पर से ट्रैफिक जैम में फंस गया तो मुझे और लेट हो गया। घर पर फिर तेरी भाभी से डांट पड़ेगी।
पता नहीं आज तेरी भाभी मुझे खाना भी देगी कि नहीं। भाई मेरे, आप कच्चे रास्ते से निकल जाओ, जल्दी पहुंच जाओगे। सही कहा यार, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा तो ज़्यादातर वहीं से आना जाना होता है और ना ही मुझे किसी चीज़ का कोई डर है और ना ही मुझे भूत प्रेत जैसी बातों पर भरोसा है। नवंबर का महीना चल रहा था तो उस वक्त ना तो ज़्यादा सर्दी थी और ना ही ज़्यादा गर्मी थी। चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा था। जहाँ तक देखो दूर दूर तक खामोशी सी थी और रह रहकर हल्के से कीड़ों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। रात के तकरीबन 12 बज चुके थे। मुझे सामने एक औरत दिखाई दी जिसने चमचमाती हुई लहंगा चोली पहनी हुई थी, जैसे कि हमारे गांव की औरतें पहनती हैं, जो अंधेरे में और ज़्यादा चमक रहा था। और उसने घूंघट भी डाला हुआ था। उसने हाथ आगे किया और बाइक रुकाने के लिए कहा। मुझे लगा कि वो किसी शादी में आई हुई है और शायद उसे करीब यहीं किसी घर में जाना होगा। ये सोचकर मैंने उसे बाइक पर बैठा लिया। मैंने उससे कुछ नहीं पूछा कि आप कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है। मैंने सोचा जहाँ रुकना होगा खुद बोल देगी। उसके बैठते ही बाइक पर वज़न बढ़ने लगा और स्पीड कम हो गई और वज़न बढ़ता ही जा रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि एक पतली सी औरत में इतना वज़न कैसे हो सकता है। मैंने बाइक की 110 फुट स्पीड पर लगाई, लेकिन वज़न इतना बढ़ गया था कि मानो 40 की स्पीड पर चल रही हो। जिस रास्ते को मैं 20 मिनट में पार कर लेता हूँ, वो आज कम होने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे 1 घंटे से मैं बाइक चलाए जा रहा हूँ। मैं बहुत डर सा गया। आगे बाइक के शीशे में देखा तो वो औरत नहीं, बल्कि पीछे सिर्फ एक काला साया नज़र आ रहा था। मैं पसीने से तरबतर हो गया। सांसें जैसे एक पल के लिए रुक सी गई थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, क्या बाइक को रोक दूं। मैंने बाइक को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन बाइक रुकने का नाम नहीं ले रही थी। फिर जैसे ही मैंने कासर गांव को पार किया और एकदम उजाले में आया, तो अचानक से मुझे कूदने की आवाज़ आई और बाइक पर वज़न कम हो गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो दूर दूर तक कोई भी नज़र नहीं आ रहा था और ना ही वो औरत बाइक पर बैठी थी। सिर्फ आवाज़ सुनाई दी, जा बख्श दिया तुझे, आज तुम्हारा दिन अच्छा था। और वो खौफनाक हंसी जो मेरे कानों में गूंज रही थी। घर पहुंचा तो बीवी ने कहा, खाना लगा दूं आपके लिए। मैंने कहा, नहीं, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। ये कहकर मैं चादर में मुंह ढाके अपने बिस्तर पर लेट गया। मेरे डर के मारे हालत ख़राब थी। सोच रहा था कि आज जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वो सच था या कोई ख्वाब। ये सब सोचते हुए मैं सो गया। सुबह उठा तो मैंने माँ को सब कुछ बता दिया। माँ ने समझाते हुए कहा, बेटा, इस दुनिया में सब कुछ है। अगर अल्लाह भी है तो शैतान भी है, अच्छाई है तो बुराई भी है, इंसान भी है तो आत्माएं भी हैं। बेटा, ये तो अच्छा हुआ, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुमने उससे कुछ नहीं बोला और ना ही उसे कुछ पूछा, नहीं तो आज शायद यहाँ नहीं होते। उस दिन के बाद से मैंने उस रास्ते से आना जाना छोड़ दिया और औरतों को लिफ्ट देना भी। इस बात को गुजरे हुए आज 2 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी मैं सोचता हूँ कि वो कौन थी जो मुझसे लिफ्ट मांग रही थी। क्या वो डायन थी, ज़िंदगी का या कोई छलावा था? मेरे लिए आज भी ये एक पहेली सी है। तीनों कहानियाँ कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। इंशाअल्लाह जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।